सॉल्यूशंस में जो है लॉस्ट रह गया था जो है लेक्चर का इसका, इसे बोलते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर्स, यानी वांट ऑफ फैक्टर्स को जो है इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों थे उसमें जो है वांट ऑफ फैक्टर को कैसे आई को जो है उसमें इंक्लूड करना होगा। तो पहले आप आइए वांट ऑफ फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है। तो अभी हमने जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, आपने देखा होगा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस ऑन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शंस को अगर आप चेंज किया था इसको तो एन अपान एन प्लस एन, ठीक है। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के वी इंटू एम, एम का मतलब मोलिलिटी, मोलिलिटी का मतलब नंबर ऑफ, अगर इसको चेंज करना चाहेंगे तो कहेंगे के वी, ये नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सेम चीज़ है, अगर ऐसे डेल्टा टी एफ आपने पढ़ा तो के एफ इंटू एम, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं के एफ, ये जो चीज़ लिखी हुई है यही चीज़ कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सेम चीज़ें अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये सी में भी इसको बोल सकते थे एन अपान बी आर टी। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट्स पर जिन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ें थी। क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें वांट ऑफ फैक्टर पढ़ना पड़े आई, क्योंकि एक चीज़ आप जान रहे थे कि अभी तक हमने पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब जो है एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्लूकोज, यूरिया, ठीक है, सुक्रोज, जितने पॉलीमर्स होते हैं ये सब किस में आते हैं? नॉन वोलेटाइल्स, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर हम इस फार्मूले पे रखते थे, जैसे आपको रिलेटिव लोअरिंग निकालना है तो आप निकाल सकते थे। अगर आप जो है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आप निकाल सकते थे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते थे। लेकिन अगर इन्हीं के जगह पे अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात आ जाए, अगर इन्हीं के जगह पे इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, ठीक है, MgCl2 है, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट है, अगर सब इन सब चीज़ को लेते हैं और इस पे अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप देखेंगे जो वैल्यू होना चाहिए जो निकल के आएगी और जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे आयंस की बात आती है। आयंस का मतलब आप कहे थे नंबर ऑफ आयंस की, जैसे नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, तो जो सोल्यूट की मोल होगी वो नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट और यहाँ भी वही है। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो डाइल्यूट में क्या होता है, ये मान ली जाती है कि n प्लस एन इक्वल टू कहलाती है n, तो जो फार्मूला होता है n अपान n हो जाता है, तब भी यहाँ बात आती है। तो एक चीज़ देखा गया बच्चों कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं तो जो वैल्यू हमारी आनी चाहिए या जो हम मान रहे थे कि इतना आएगी, हो सकता हो उससे ज़्यादा वैल्यू आ जाए, यानी जो हो सकता ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम अपने भाषा में बोलेंगे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। और कैलकुलेटेड का मतलब जो हम मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू ये होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, या कभी कभी ये जुड़ जाते हैं, जुड़ने मतलब एसोसिएट हो जाए, तो हो सकता है कि जो ऑब्जर्व वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कम हो जाए, तो ऑब्जर्व की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है।
तो इसीलिए इस फार्मूले को इनके लिए तो आप यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज यानी केन शुगर, इन सब के लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कहीं कोई इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हो और आप ऐसे डायरेक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू जो निकालना चाहते हैं वो वैल्यू कुछ, अगर आई वैल्यू नहीं रखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर नहीं रखते हैं, तो जो वैल्यू निकलना चाहिए हो सकता वो ना आए, कुछ और वैल्यू आ जाए। तो बहुत ज़रूरी पड़ गई इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर अगर पढ़ना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन को पढ़ना है। तो अब इस फार्मूले को मैं लास्ट में मॉडिफाइड करेंगे और देखते हैं कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं। पहले इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से यूज कर लेते, लेकिन अगर इनकी यूज करना है तो आपको आई के बारे में जानना होगा। तो बच्चों आई के बारे में जानते हैं। तो बच्चों वांट ऑफ फैक्टर्स आई इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या ओवरऑल डिसोसिएशंस अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशंस। ये आपकी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात, ठीक है। तो यही जो है आपका आई होती है, इसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए हमने NaCl लिया है, अगर NaCl हमने लिया है तो इसका मतलब NaCl है तो एक मोल लिया है, लेकिन जब हम NaCl को उसमें डाल देंगे ना तो कितने मोल बन जाएंगे, यानी चेंज हो जाएगी, दो पार्टिकल्स बनेंगे तो दो मोल बनेंगे। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक NaCl लिया है और एक मोल लिया है, और जैसे इसको हम पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो क्या बनेंगे, Na पॉजिटिव इक्वस और Cl नेगेटिव इक्वस। जब तक ये नहीं टूटे थे कोई मतलब नहीं, अब टूटेंगे तो बनेगा, तब ये एक पूरा कंबाइन था, तो कंबाइन होने के बाद ये भी बनेगा एक मोल और एक भी बनेगा एक मोल। यानी ये क्लियर हो गया कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं तो ये दो अलग अलग, एक मोल NaCl का और एक मोल ये बन जाएगा। आई की बात करते हैं कि अगर ये पूरा कंप्लीट टूट गया है, यानी 100% अगर डिसोसिएशन होगा तो इसका मतलब कितना होगा, तो ये क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो एक मोल ये और एक मोल ये, यानी इन मोल के पार्टिकल कितने पार्टिकल होंगे, 1 + 1, तो यानी 2, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया आफ्टर, ये कहानी है आफ्टर डिसोसिएशन, यानी मोल्स के कितने पार्टिकल हैं, 2, तो हमने जोड़ दिया। बिफोर में कहते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, यानी एक मोल है, इसमें कितने पार्टिकल हैं, एक ही है, तो डिवाइड बाई 1, तो आई वैल्यू कितना आ गई, 2। अगर ये 100% टूट रहा है, जैसे मान लीजिए आपने लिया MgCl2, MgCl बच्चों अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ये 100% अगर टूट जाए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ से क्या बनेगा, Mg+2 और ये Cl बनेगा। और देखते हैं आई की वैल्यू कितना होगी, 100% मतलब कंप्लीट टूट गया है, तो क्या कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर, यहाँ क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो कहेंगे टूटने के बाद अगर ये आपने एक मोल लिया था तो यहाँ कितना बनेगा, एक मोल तो ये बनेगा और 2 मोल ये बनेंगे। तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने मोल हैं टोटल नंबर के, ये 3 मोल हैं, और कितने पार्टिकल हैं ये जोड़ना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, यानी जो मोल हैं उसके पार्टिकल, तो कितना 1 + 2, तो 1 + 2। बिफोर में कितने थे, एक मोल है और ये पूरा एक पार्टिकल है, तो बाई 1, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हो और उसको तोड़ देते हो तो वो जो है आयंस बनेंगे, और कितने आयंस होंगे, अगर 100% डिसोसिएशन है तो टोटल पार्टिकल के नंबर्स, और बिफोर में एक है, ये पूरा एक है, एक मोल का, ये एक मोल का पूरा एक है। ये जैसे किसी को ले सकते हैं, आपने ले लिया Al2SO4 का होल थ्राइस, अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाएगा, अगर 100% डिसोसिएशन है तो बच्चों ये बन जाएगा Al और ये बन जाएगा सल्फेट्स, ये रहा सल्फेट्स, ये सब इक्वस में रहेंगे। आई के वैल्यू
कितने टूटे हैं? 100% डिसोसिएशन, तो मोल कितना होगा? 3 2 5, लेकिन पार्टिकल कितना होगा? एल्युमिनियम 2 है और 3 ये है, कितने हैं टोटल? 1, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 5, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ये 100% डिसोसिएशन की बात थी। अगर आपसे कहा जाए कि 100% डिसोसिएशन ना हो तब आई की वैल्यू क्या करेंगे? तो आपको आई निकालना जरूरी है पहले पार्टिकल मान के, तो इस फार्मूले से आपने आई निकाल लिया। और देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये कहानी तो टूटने की थी, अगर तुमसे कोई कह दे कि कोई जुड़ रहा है, अभी क्या था? 100% डिसोसिएशन, अगर कहीं 100% एसोसिएशन की बात आ रही हो, अगर कोई चीज़ जुड़ रहा हो, जैसे आप जानते हैं बच्चों कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड लेते हैं, तो अगर एसिटिक एसिड ये है और इसको अगर हम बेंजीन में डाल देते हैं तो ये बेंजीन में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। मतलब जो ये बेंजीन में डालेंगे तो इसका जो है डाइमर बन जाता है, तो CH3CO का होल ट्वाइस इसका डाइमर बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 मोल लेंगे, डाइमर बन जाएगा। अगर एक कहानी मैं आपसे कह दूं कि अगर ये 100% यानी कंप्लीट यानी पूरा एसोसिएशन हो रहा है, ये कैसे बनता है? तो अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे CH3 है, C, अगर यहाँ से ये बॉन्ड बना है तो यहाँ आप जो है ये दिखा दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दीजिए, यहाँ पे आप बॉन्ड दिखा दीजिए और इसको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होगा। तो यहाँ से यहाँ पे H बॉन्डिंग है, और बच्चों यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी डाइमर बना लेते हैं, ये बन जाता है डाइमर्स। तो डाइमर का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। तो ये बात रहा। अगर इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता होगा डाइमर कैसे बनता है। अगर आई की वैल्यू देखते हैं तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन मार्क कितना बनेगी? ये पूरा 1 बन गया। इसका कितना लिखा है? 1, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक, और इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, तो शुरू में कितने हैं? 2, तो ये 1/2। तो अगर डाइमर बन जाता है तो आई की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कोई चीज़ एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम होगी। और डिसोसिएशन होगा जहाँ पे, इससे पहले जो बताया था, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है, तो वहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा। तो ये बात क्लियर हो गया कि आई की वैल्यू एसोसिएशन में डाइमर बनाए, ट्राइमर बनाए, टेट्रामर बनाए, कोई बनाए, कम हो जाती है। अगर कोई ये डाइमर है, अब इसको टेट्रामर बना लीजिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अगर मान लो कोई ए है तो यहाँ 3 ले लिया और ये 3 बन जाए, तब क्या कहेंगे आई की वैल्यू? तो आई बराबर वांट ऑफ फैक्टर्स। ये अगर किसी में डाले हैं तो ये 100% अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? इनिशियल, ये मतलब कहेंगे कि आफ्टर एसोसिएशन तो कितना बना? पूरा एक ही है, ये भले ही जुड़ा हुआ है लेकिन है तो एक, तो ये हो गया 1। और ये कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स शुरुआत में कितने हैं? 3, तो 1/3। तो ये जो है आपके जो है वैल्यू 1/3, डाइमर में 1/2। तो आप डाइमर हो या ट्राइमर और टेट्रामर हो, सब आप में निकाल सकते हैं। ये तो कहानी रही बच्चों जब 100% की बात है। लेकिन अगर 100% की बात ना हो, 100% की बात ना हो, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा या एक्स टूट रहा हो, तब क्या कहेंगे? तो एक हेडिंग होती है, पहले देखते हैं 100% डिसोसिएशन नहीं है तब क्या होगा। तो एक हेडिंग होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। और बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो कभी कोई इसको अल्फा कहता है, कोई इसको एक्स मानता है। ये रहा। तो ये कब क्या होती है? 1 मोल अगर हम कोई लेते हैं, 1 मोल अगर कोई मॉलिक्यूल्स है और उसमें से कितना टूट जाए, उसी को हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
1 मोल में से जितना टूट जाए उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। जितना एक मिनट, एक में से अगर 1 मोल लिए हैं उनमें से जितना टूट जाए, ठीक है, टूट जाए तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे अल्फा कहते हैं। यानी अभी आपको हम इसको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, आपको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। अल्फा या एक्स कहते हैं। तो 1 मोल में से इतना टूटेगा। अब अगर कहा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में आपको हम बताएंगे कि 1 मोल में से अगर 60 या 70 या 80% टूट जाती है तो उसे कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब है कि अगर 30, 40, 25% टूटता है तो इसका मतलब वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, वीक में होगा, तो पूरा पूरा नहीं टूटेगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई AB इलेक्ट्रोलाइट्स है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? AB। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आपने पानी में डाला तो ये टूटेगा। टूटने के बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कहेंगे A पॉजिटिव इक्वस और B नेगेटिव इक्वस। मान लो ऐसे मान लिया आपने। अब शुरुआत में क्या होगा? आपने 1 मोल लिया ही है, तो शुरू में अगर ये नहीं टूटा होगा तो आप क्या कहेंगे? 0 0। कब? जब t बराबर क्या होगा आपका? 0। अब मान लो इसमें से कितना टूट जाए? अल्फा या एक्स टूट गया, तो अल्फा टूट गया, ये अल्फा टूट गया, तो कितना बनेगा? 1 माइनस अल्फा। टूटने के बाद क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम्स। तो ये कहानी कब बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम्स। ये रहा, ये हो गए इक्विलिब्रियम। अब आओ देखते हैं आई। ये कंप्लीट डिसोसिएशन है, ये डिग्री है, यानी कितना टूटा है, यानी 1 मोल से में कितना टूटा है, उसी को अल्फा कहते हैं। तो देखते हैं आई कैसे निकालेंगे। यहां पे आई कैसे निकालेंगे? तो आई बराबर क्या होगा? क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो क्या हुआ? इसमें टूटा है, तो टूटा कितना? अल्फा प्लस अल्फा। जब ये सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन से पहले, टूटने से पहले क्या था? हम 1 मोल लिए थे, लेकिन अब सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? कुछ तो टूटा है और कुछ टूटा नहीं है। अरे कुछ तो टूटा है और कुछ टूटा नहीं है, जुड़ा नहीं है, कुछ टूटा नहीं है। इसका मतलब, अरे मान लीजिए कि हमने इसमें से ऐसा गिनती तौर मान लिया कि AB कितने हैं? 10 हैं मान लीजिए। तो अगर 10 में से 2 टूट गए तो इसको रखेंगे, तो बाकी जो बचा 8 है वो तो 8 बचा रहेगा। आपको समझना है कि यह 100% इलेक्ट्रोलाइट नहीं, पूरा पूरा टूट गया। शुरू में तो हमने 1 मोल लिया था, 1 मोल लिया और वो AB एक मॉलिक्यूल है। 1 मोल लिया और AB एक मॉलिक्यूल है, उसमें से कुछ टूटा होगा, पूरा नहीं टूटा होगा। एक मोल अगर आपने लिया है तो 1 मोल बराबर होता है 6 × 10⁻23। ये आवागाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो इसमें से कुछ टूट गया होगा, तो ये टूटा। उसी सॉल्यूशन में ये भी पड़ा है, ये भी कहानी उसी का है। और शुरुआत में कितना लिया है आपने? 1। ये शुरू में आपने लिया है 1। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा अल्फा टूटा और ये 1 माइनस अल्फा जो बचा है वो उसी के दौरान है, टोटल के दौरान है। यानी टोटल में ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, और शुरुआत में कितना बचा? अल्फा। ये रहा। तो क्या बन के आएगा आपका? ये आएगा आपका, ये माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस है, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। और हम ये चेक करते हैं कि ये 1 प्लस अल्फा जो हमारा आया है, ये बात सही है कि नहीं। क्यों? मानता हूं कि चलो ये हम, अगर अभी तो हमने बोला कि 1 प्लस अल्फा आया है, ठीक है, आई की वैल्यू। और हम इसे चेक करते हैं कि 1 प्लस अल्फा सही है या गलत है। जैसे अगर ये फ़ौरन कुछ देर के लिए मान लेता है कि ये 100% अगर डिसोसिएशन हो जाए कुछ लोगों के लिए, यहाँ मान लेते हैं, ऊपर छोड़ो, यहाँ पे नीचे हम कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए
कि इफ अल्फा इजकल टू 1, तो ये अल्फा इक्वल टू 1 कब होगा? जब डिसोसिएशन 100% हो जाएगी। तो और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि i इजकल टू 1 प्लस अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू हम लग लिया 1, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 इजकल टू 2। तो यानी ये 2 आयन बनेगा, 2/1, यानी एकदम बात सही है, 1 प्लस अल्फा एकदम सही है। तो अगर 100% डिसोसिएशन हो गया तो वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो यानी 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे NaCl ले लीजिए, हालांकि NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन मानने में क्या लगता है, मान लीजिए। तो अगर मानेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस अल्फा। ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे, तब क्या वैल्यू आएगी? जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं AB2 टाइप का हो, इसको पानी में डालते हैं और तोड़ते हैं, तब क्या होगा? तो इसको करेंगे तो ये आएगी आपका A प्लस इक्वस और आपका आएगा B माइनस इक्वस, लेकिन ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। शुरू में हमने 1 मोल लिया तो ये कुछ भी नहीं होगा, 0 0। तो कहेंगे कब? जब t बराबर 0। अगर मान लो यहाँ से अल्फा टूट जाए, ये अल्फा, तो ये कितना होगा? 1 माइनस अल्फा, लेकिन ये आगे 2 लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कहानी कब होगी? एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम, ये कहानी है। और देखते हैं हमारी I की वैल्यू क्या होगी। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर ये देखते हैं आप कि इक्विलिब्रियम पे जो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अगर हमने 1 मोल लिया है तो इक्विलिब्रियम पे ये बना है, तो कितने पार्टिकल बने? अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो कहेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा, और कितना बचेगा? ये भी तो उसी का पार्ट है जब हो रहा था अभी, क्योंकि शुरुआत में तो हमने ये लिया है 1 मोल, तो ये भी उसी का है, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और शुरू हमने कितना लिया है? 1, तो आप देख लीजिए। ठीक है, 1 माइनस अल्फा है, ये यहाँ पे 1 माइनस अल्फा है। तो अगर आप 1 माइनस अल्फा लेंगे तो यहाँ पे अल्फा कट जाएगा, तो कितना आएगा? I इक्वल टू कितना आएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। ये अब आओ चेक करते हैं कि 1 प्लस 2 अल्फा ये बात सही है कि नहीं। तो 1 प्लस 2 अल्फा की बात अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इफ़ हमारा अल्फा इजकल टू 1 हो, यानी 100% डिसोसिएशन है, तब कितना होगा? तो I बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी आ जाएगा 3, ये 3 आ जाएगा। और चेक करते हैं, अगर ये 3 आयन बनते हैं तो 2 प्लस 1 बाई 1 यानी 3 आता है, यानी एकदम सही है कि अगर अल्फा इजकल टू जो है अभी तो हमारा आया है I इजकल टू 1 प्लस अल्फा, ये आता है। अगर ये बनता तो 3 बन जाता, तो 3 के लिए आता। ऐसे बच्चों अगर AB3 टाइप का हो तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं कि आपकी I की वैल्यू कितना आएगी। ध्यान दीजिएगा, आप निकाल के अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो है कुछ लोगों को जो है एक फार्मूला होता है वो रट लेते हैं, ठीक है, और निकाल के अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा। अगर हम चलते हैं इसके आगे, AB3 टाइप का कोई हो, इसको आप पानी में डालते हैं, टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या बनेगा? ये मान लो बना A पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे करके होगा, और ये बन जाए आपका B नेगेटिव, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर शुरू में हमने अगर मान लो पानी में डाला है तो ये इक्वस हो जाएगा और ये भी इक्वस हो जाएगा। अगर हमने 1 मोल लिया है तो शुरू में अगर ये नहीं बना है तो 0 0, तो कहेंगे T इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से अल्फा टूट जाए, ये अल्फा, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा। इसके आगे जो नंबर होते हैं उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं, कह दिया जाए ये कहानी है एट इक्विलिब्रियम की। कब की कहानी है? इक्विलिब्रियम की कहानी है। तो कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन चल रहा है तो कितना होगा? तो आपका ये अल्फा भी बना है, इसमें 3 अल्फा, और ये कहानी तो उसी टाइम की है ना, टूटने की टाइम की ये भी कहानी है, तो ये भी जुड़ेगा।
1 माइनस अल्फा। शुरू में कितना लिया आपने 1 मोल, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर अल्फा काट देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 3 अल्फा। और अगर जो है i इक्वल टू आपका आ गया 1 प्लस 3 अल्फा, इसको चेक करना चाहते हैं कि ये बात सही है कि नहीं, तो आप 100% डिसोसिएशन देख लीजिए कि अगर अल्फा इफ 100% अल्फा इक्वल टू 1, यानी डिसोसिएशन कैसा है 100%। अगर डिसोसिएशन है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, रख के देखिए। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना आएगा 4। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो आपकी तो वैल्यू 4 आ गई, 4 आना चाहिए। देखते हैं 3 2 1 3, तो हो जाएगा i इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 4, यानी सही है। तो जो हम पढ़ रहे हैं सही है, यानी मतलब हमारा यह फार्मूला निकल के सही आ रहा है, ये चीज़ है। कभी कभी जो बच्चों कुछ लोगों को ये मान ली जाती है फार्मूला पढ़ने के लिए कि ऐसा करके कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा हम पढ़ लेते हैं, पॉइंट बना के कह देते हैं कि सपोज, ठीक ऐसा कह दी जाती है कि सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा मान लेते हैं, सपोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट गिव n ions on dissociations, n ion on dissociation, and alpha is its degree of dissociation, degree of dissociations। बच्चों ये एक तरह का रटने वाली बात हो गई, बस मैं लिख देता हूँ, ऊपर तो बता दिया हूँ वही चीज़ सही है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या करेंगे, तो कहेंगे नंबर ऑफ आयंस, तो कितने आयन बनेंगे प्रोड्यूस, तो कितने बनेंगे n अल्फा, और कितना बचेगा नंबर ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, जितना बनेगा वो उस पर घटा देंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस या पार्टिकल कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशंस, तो कितना हो जाएगा, पूरी कहानी रहेगी तो कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये तो अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, तो आपका आ जाएगा ये 1, और यहाँ पे जो है अगर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 मिनट इसको जो, तो बच्चों जो है जैसे ये है ना 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, तो हमने ये 1 को ही रोक लिया, माइनस अल्फ़ा है तो इधर ले लें, प्लस को इसमें जोड़ सकते हैं, तो ये आपका बन के आ जाएगा, ये जो है 1 यही रहेगा, अल्फ़ा यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये हो गया। तो वांट ऑफ फैक्टर्स i बराबर क्या होता है, i बराबर ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल पार्टिकल है आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना बन के आया था यही, इसको जोड़े तो इसको लिख सकते हैं, तो क्या कहेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, शुरू में कितना है 1, ये हमेशा जो i वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ये रहा। तो ये जो बन के आया है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको मिटा देता हूँ, ये जो हम बता रहे हैं ये सही है, ये तो मैंने इसे लिख दिया है, अक्सर लोग बताया करते हैं तो मैंने भी इसे लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लाएंगे, तो एक फार्मूला बन के आएगा अल्फ़ा इजकल टू, ठीक है, i माइनस 1 और ये n माइनस 1, ये बन के आता है i माइनस 1 और n माइनस 1। तो लोग यही याद कर लेते हैं, याद करने से अच्छा है कि जो मैंने आपको बताते आया हूँ सेम वही चीज़ है, बस ये है कि थ्योरेटिकली चीज़ बताई हुई, जो हमने आपको दिखा गया है वो सही है। तो चलते हैं, ये बातें नहीं आपकी कहानी है इसकी, कब होगी
जब ये डिसोसिएशन होगा और 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी अल्फा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आई की वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन बात चल रही है, ठीक है। ये रहा। अब आती है कहानी एसोसिएशंस की, और एसोसिएशन में भी बच्चों आपको एक चीज़ जानना होगा कि ये 100% एसोसिएशन नहीं है। क्या चीज़? 100% एसोसिएशन की बात नहीं रहेगी। तो आओ देखते हैं एसोसिएशन में वही चीज़ें फिर कि अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो यह है RCOOH, तो ये एलिफैटिक होगा। यहाँ पे आप साई लगा दो COOH, तो ये एरोमेटिक। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको बेंजीन में डालते हैं तो वो डाइमर बना लेती है, ठीक है। तो सिंपल तरीका भी मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड लेते हैं C6H5COOH, और अगर आप इसे डाल देते हैं किसमें? बेंजीन के अंदर, C6H6 के अंदर, अगर 100% डिसोसिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइमर बन जाएगा इसका। तो C6H5COH का होल ट्वाइस। अगर आप इनके जगह पे आप लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COH, अगर ये नहीं लेते हैं तो ये ले लीजिए और इसको भी बेंजीन में डाल दीजिए और 100% एसोसिएशन करा दीजिए, एसोसिएशन करा दीजिए, तो इसका भी डाइमर बनेगा। अक्सर यही दो का सवाल आता है, ये डाइमर बनेगा। तो ये बच्चों दो चीज़ का डाइमर बनेगी, चाहे ये हो चाहे डाइमर बनेगी। लेकिन ये बात नहीं है। अब आपको एक चीज़ देखा जाए, अभी जो मैंने पढ़ाया था ऊपर जो है ये वाला डिसोसिएशन में, तो डिसोसिएशन में हमेशा आप क्या देखेंगे, हमेशा एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आएगी ऑब्जर्व वाली, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी हमेशा कैलकुलेटेड से। कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऑब्जर्व की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा कैलकुलेटेड। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व का मतलब है जो हम जो है कर रहे हैं, कितना आयन बना, 2 आयन है, 3 आयन है, 4 आयन है। और कैलकुलेटेड का मतलब कि जो हमने जो है बिना आई की बात करके देख रहे थे। जैसे 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, तो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आप बिना आई लगा के देखते हैं तो वो चीज़ें होंगी आपकी कैलकुलेटेड। किसी चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा TB है, ठीक है। जैसे ये सबको निकाल लिया आपने बिना आई लगाए, जैसे डेल्टा TB, डेल्टा TF, ठीक है, पाई, ये रिलेटिव पेपर प्रेशर्स, बिना आई निकाल के अगर आप ला रहे हैं जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कैलकुलेटेड हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन जब आप वांट हैव फैक्टर निकाल के लगाएंगे तब हमेशा जितने डिसोसिएशन होंगे उन सब में ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ के आएगी। लेकिन उसी चीज़ का यहाँ उल्टा हो जाएगा। जब आप आई की बात करते हैं और अगर डाइमरस की बात करेंगे, डाइमर बनाएंगी, तो इसमें कम दिखेगी, 100% कम दिखेगी। देखो अभी आप देखिए इसमें, चलो देखते हैं, 100% मान लिया तो इसके लिए भी वही बात, इसके लिए भी, क्योंकि आई वैल्यू क्या होगी, शुरू में हमने कितना लिया, 1, मतलब सॉरी 2 लिया है, ये भी 2 है तो डाइमर बना है। 2 लिया तो कितना बना, 1, तो क्या कहेंगे, ये हो गया 1 बना, यानी एसोसिएशन हुआ। तो आफ्टर एसोसिएशन और कितना लिए हैं, 2, तो डिवाइड बाई 2। तो दोनों केस में वही, अगर 2 मोल लेते हैं, एसोसिएशन हुआ तो कितने बने, 1, तो यानी 1/2, यानी दोनों केस में 0.5 आएगा। अब देखो अगर हम कोई चीज़, जितना चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थे उन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और एक होती है कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड का मतलब जो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसको आप बिना आई रख के निकालें तो उसकी जो वैल्यू आएगी। लेकिन अब आई की वैल्यू रख के निकालोगे इस वाले एसोसिएशन में तो हमेशा कम आएगी। तो जो हमने अपनी ऑब्जर्व कर रहा था वो वैल्यू कम आएगी। तो एसोसिएशन में हमेशा ऑब्जर्व की वैल्यू कम होगी। लेकिन जब अगर हम डिसोसिएशन में पढ़ेंगे तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आती है बच्चों कि नहीं, अभी तो हमने ये चीज कहां बताया है, हम तो अभी 100% की बात किए हैं, लेकिन अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो 100% नहीं है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि एसोसिएशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फिर वही चीज़ है, आपकी अल्फा बताने जा रहे हैं। ये 100% वाली बात खत्म, अब किस में आ रहे हैं, चलो कि आप हमें बताइए अल्फा। तो इसमें देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात क्या होगी, ठीक है। तो एसोसिएशन के केस में 100% टूटने वाली जोड़ने वाली बात नहीं है। एसोसिएशन में आप पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ कितना डिसोसिएशन, यानी कितना टूटेगा, यानी अल्फा या फिर एक्स वैल्यू कितना होगी। 100% की बात नहीं है, अब वो जो है कम 20 या 30% जो भी टूटेगी उनकी बात मैं करता हूँ। एसोसिएशन पढ़ लो तो डिग्री ऑफ यहाँ एसोसिएशन हो, डिसोसिएशन नहीं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन आपको पढ़ा दिया ना, इसको सही करना होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा की बात करते हैं। तो आप देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशंस। अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें आपको देखना होगा, जैसे मान लो हम लेते हैं एस्टिक एसिड CH3COH, अगर इसको डालेंगे 2 मोल अगर हम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा CH3COOH का डाइमर, ये बन जाएगा। ठीक है, इनिशियल में शुरुआत की बात करते हैं, इनिशियली यानी हम शुरुआत की बात करते हैं। अगर हम इनिशियल में अगर हम 1 मोल लेते हैं, ये अभी तो यहाँ 2 मोल लेते हैं, 1 मोल लेते हैं तो ये क्या बनेगा 0। अब मान लो इसमें से टूट गया, जब हम 2 लिए थे तभी 1 बनता था, जब हम 1 लेंगे तो उसका आधा बनेगा। मान लो ये अल्फा बना तो कितना होगा 1 माइनस अल्फा, लेकिन जब इसका आधा बनेगा, जैसे 2 लिए हैं तब 1 बना है, तो 1 लेंगे तो आधा बनेगा, तो यानी अल्फा/2 बन जाएगा। सिंपली समझो इसे, ये हमने 2 लिया है तो यहाँ कितना बना है 1, जब हम 1 लेंगे तो क्या बनेगा, जो भी टूट के बनेगा वो क्या बनेगा, अब उसका आधा, तो इसका आधा बन गया है। अब ये कहानी आपकी आ जाएगी कब, यानी इक्विलिब्रियम पे, तो कहते हैं आइट इक्विलिब्रियम्स, इक्विलिब्रियम पे। अब अगर आपको निकालना है आई, तो आई बराबर क्या कहेंगे, ये पूरा कहानी तो कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। शुरुआत में कितना लिया है 1 मोल, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I = 1 माइनस अल्फा/2, क्योंकि देखो 1 तो है ही है, ये माइनस अल्फा है और उसमें से अल्फा/2 अगर आपको घटाना है तो कितना बचेगा अल्फा/2, तो यानी हो जाएगा I = 1 माइनस अल्फा/2। आओ चेक करते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इफ़, कि हमारी ये जो निकल क्या है सही या गलत, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि इफ़ अल्फा = 1, इसका मतलब क्या कहेंगे कि 100% डिसोसिएशन है। चेक करके देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो अगर देखते हैं I = हमारा कितना है 1, अल्फा की वैल्यू रखेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 यानी 1, यानी 1/2। यानी ये बात एकदम सही है कि जो हमारा ये फार्मूला आया है I बराबर आया है, फार्मूला के जो वैल्यू आई है I = 1 माइनस अल्फा/2, अगर हम 100% मान के निकालते हैं तो 1/2 आता है, 1/2 आना चाहिए, एकदम सही है। सेम केस में बच्चों अगर यही चीज़ को अगर हम ट्राइमर में लेते हैं, ठीक है, जैसे N है, Na है, अगर आप देखते हैं या कोई भी डाइमर है, ट्राइमर, टेट्रामर कोई भी होगा, आप करेंगे सबकी बातें यही होगी। अगर यही चीज़ करेंगे तो उसमें भी आएगा, ट्राइमर में अल्फा/3 हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर मान लो कोई है यहाँ N, इसका पॉलीमर बन जाए यानी N बन जाए, तब क्या होगा, तो शुरू में हमने लिया 1 तो ये हो गया 0, ठीक है। अगर मान लो इसमें से अल्फ़ा टूटा तो कहेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना बचेगा, ये अल्फ़ा। जब यहाँ पे 1 लिए थे तब यहाँ 2 लिए थे तब 1 बना था, आपकी n लेंगे तो जितना बनेगा उसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी अल्फ़ा/n। अरे यार 2 लिए थे तब 1 बना था, 1 लिए, जब 1 लेंगे तो इसका आधा बनेगा, यानी अल्फ़ा/2 बन गया था। तो यहाँ क्या करेंगे 1 लेंगे तो 0 बनेगा। अब हमने जब से अल्फ़ा इसमें टूटा है, n लिए हैं, तो ये कितना बनेगा अल्फ़ा/n, इसको रखो तो I = क्या हो जाएगी, हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n अपान 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अगर आप अल्फ़ा निकालोगे तो आएगा 1 माइनस I अपान 1 माइनस 1/n, एक फार्मूला बन के आता है ये, और इसमें I की वैल्यू अब 1 से कम होगी, तो ये फार्मूला बन के आएगा। हमेशा इसे प्रैक्टिकली रख के देखिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं फिर कोई दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या है कि जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, चलो नहीं मुझे। तो ये बच्चों आपका रहा, इस पे NCERT पे क्वेश्चंस भी दिए हैं, अभी मैं लगाता हूँ, एग्जांपल है इसके। अगर आपसे देखा जाए तो I की वैल्यू अब क्या होगा, तो I = आप पढ़ते हैं, I = आप जो पढ़ेंगे वो कहते हैं ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी
ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ते हैं। ये बात आओ देखते हैं सही है कि नहीं। देखो दो चीज़ें होती हैं। अभी जो है आपको मैंने कहा ऑब्जर्व करना है, तो आपने ऑब्जर्व किया, यानी OBS कर लो, इसको ऑब्जर्व कहते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व में क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, आफ्टर डिसोसिएशंस, या फिर क्या होंगे, एसोसिएशन। और कैलकुलेटेड वाली जो बात कर रहे थे, कैलकुलेटेड वाले में क्या हो रहा था, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। कैलकुलेटेड में आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, कब, बिफोर कहानी थी, बिफोर डिसोसिएशंस या फिर एसोसिएशंस, ये रहा। अगर इसको हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आइए डिवाइड करेंगे तो आपको आई तो वही आ जाएगा। देखो अगर इन दोनों को रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, आई। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर वाली कहानी है वो ऑब्जर्व वाली है, और जो बिफोर वाली कहानी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी सॉल्यूशंस में या किसी सॉल्वेंट में अगर कोई चीज़ डालते हैं तो वो जुड़ी है या टूटी है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो चीज़ को आपको देखनी है। तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो जो है वांट ऑफ फैक्टर्स आई के बराबर होती है। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जितने फार्मूले हैं उस फार्मूले को सबको आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड की बात हो गई। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वांट ऑफ फैक्टर से मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने चारों हैं तो कहेंगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर मॉडिफाइड बाय किससे, वांट ऑफ फैक्टर से, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर से मॉडिफाइड कर दीजिए आई से, तो क्या बन जाएगा, जब मॉडिफाइड करेंगे क्योंकि तभी जो है एक्चुअल बन के आएगा, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या था, x के, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको आई लगानी पड़ेगी, और x जानते हैं स्मॉल n अपॉन ये। अगर आप और सही लिखना चाहते हैं इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इजकल टू I इंटू n अपॉन n प्लस n। ये रहा डेल्टा TB एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट, कहते थे KB इंटू m। m क्या था, m आप जानते थे मोलेलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको I लगानी पड़ेगी। डेल्टा TF तो आप कहते थे KF इंटू m मोलेलिटी के, तो यहाँ पे I को लगाना पड़ेगा, मॉडिफाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आप पढ़ते थे CRT, तो आप यहाँ I लगा देंगे, तो ये सब मॉडिफाइड हो जाएगी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो जाएगी। और कह रहे हैं कहाँ यूज करेंगे, तो ये आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोथ। अब इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, यूज पे कहाँ, अगर आई लगा दिया है तो यूज बोथ, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, तो उसकी कितना मोल होगा, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर वही आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, उस वैल्यू से ये चेंज हो जाएगी। सेम सवाल 2020 में आया था, इसी चीज़ का सवाल है, आता रहता है हर साल जो है। तो अगर आपको ये देखा जाए कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में अब जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब देखो देख सकते हैं, जैसे अभी इस साल आया था नीट में, वैसे सवाल आप कह सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए
क्वेश्चन के टाइप पे कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि 1 m NaCl है, यानी 1 मोलर या कंसंट्रेशन है, ठीक है, और 1 मोल आपका 1 मोल यूरिया है, ठीक है, एंड जो है 1 मोल आपका बेंजोइक एसिड से C6H5COH है, और कहते हैं फाइंड आउट या आर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कहते हैं आर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स, यानी पाई आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ आई की वैल्यू कितना होगी, तो 2 आयन बनेगा। अगर 100% डिसोसिएशन मानते हैं तब, जब कुछ नहीं कहा है तो 100% डिसोसिएशन। 1 m जो है NaCl है, 1 मोलर कंसनट्रेशन NaCl है, 1 मोलर कंसनट्रेशन यूरिया है, और 1 मोलर कंसनट्रेशन जो है एस्टिक एसिड है। तो आपको आर्डर बताना है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर्स का। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं π/2 जो होती है ICRT, तो ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट हो, नहीं कंसनट्रेशन, तो कंसनट्रेशन सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी π/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। तो ये आप जानते हैं कि ये कंप्लीट टूटेगा, तो जब कंप्लीट टूटेगा तो आप समझ सकते हैं इसके I वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। ये क्या है, यूरिया है, तो I वैल्यू कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 मोलर के अंदर 1 ही रहेगा। और ये क्या है, यहाँ पे I वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि जब इसको आप देखेंगे तो ये डायमराइज बना लेगा, तो I वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2, क्योंकि एस्टिक ये बेंजोइक एसिड्स है, और जब आप इसको डालते हैं तो जो है ये डायमराइज कर लेगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगी। तो अगर आपको देखा जाए कि आर्डर क्या हो जाएगा, तो आप अगर मान लो इसको फर्स्ट मान लेते हो, इसको सेकंड है, इसको थर्ड है, तो आपका आर्डर क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। और देखते हैं इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब जो है आई से रिलेटेड जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हो गई, यानी आप जो है अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि आई जो है वांट ऑफ फैक्टर जो है कहेंगे ऑब्जर्व, ये बता चुका था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये रहा, तो इससे पता कर ले सकते हैं। अब आओ देखते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, तो इसके बारे में बताते हैं, मोलर मास के बारे में। तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मोलर मास में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक चीज़ तो आप ये है कंडीशन, आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों में देख सकते हैं। चलो कंडीशन देखते हैं पहले एसोसिएशन में, फिर डिसोसिएशन बताता हूँ, क्योंकि डिसोसिएशन वाला जो कंडीशन होगा उसमें थोड़ा सा लॉजिकल सोचने वाली बात है। जैसे ही रहा, हम आपको अगर हम एस्टिक एसिड या बेंजोइक एसिड लेते हैं, C6H5COH लेते हैं, और इसको हम देखते हैं कि इसको अगर हम बेंजीन में डाल देते हैं C6H6 में, अगर ये 100% एसोसिएशन की बात होती है तो डायमर बन जाती है, डायमराइज हो जाती है, ये रहा। या अगर हम एस्टिक एसिड लेते हैं तो एस्टिक एसिड में अगर हम इसको बेंजीन में डालते हैं, 100% अगर एसोसिएशन है तो ये भी डायमराइज हो जाती है, ये चीज़ें रहा। तो अगर बच्चों ये चीज़ें रहा कि डायमराइज बना लेती हैं, तो आओ देखते हैं सिंपल तरीके से मॉलिक्यूलर वेट देखना है। तो मॉलिक्यूलर वेट में अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर हमने इसको दिया आपको, तो आप अगर देखिए कि अगर ये 1 मोल हमने लिया था तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो एक्चुअली में देखते हैं कितना होगा। तो अगर 1 कार्बन का है 12, ये हो गया 3, ये फिर हो गया 12, ये 32 + 1, इसको जोड़ लीजिए, तो जगह 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 1 10, ठीक है, 3 1 4 1 5, यानी 60 हो जाएगा। तो अगर हम ये देख रहे हैं 60 है, और इसको अगर हम देखते हैं इसको तो डबल हो जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। तो बच्चों एक सिंपल तरीके से, जैसे मान लो हमने कहा कि
बेंजीन में डालने से पहले हमने कहा भाई कि एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड्स का जो है कितना मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपने कह दिया 60। जब हमने बेंजीन में डाला तो हमने कहा बेंजीन से एक मॉलिक्यूलर वेट आप एसिटिक, तो जब आप एक मॉलिक्यूलर वेट उसमें से उठाएंगे तो एक थोड़ा निकलेगा, वो तो डायमर बना हुआ है, तो यानी कितना आएगा 2। तो यानी ये तो बात गड़बड़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं 60 था और जब उसमें बेंजीन में गया तो 120 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यही चीज़ें जो है एबनॉर्मल हो गई। नॉर्मल कितना था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 60 था और अब कितना हो गया 120। इसका मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब एक बार मैं फिर कंपेयर करूंगा मॉलिक्यूलर वेट में से, क्योंकि आप देखिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ें जो हैं अगर हम सिंपल तरीके से लेते हैं, आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर 100% डिसोसिएशन था तो इसकी वैल्यू हमारी कितना होना चाहिए। अगर हम देखते थे कि अगर हमने 1 मोल लिया वो बन के गया, अगर यहाँ 2 है, जब आपको आई पढ़ाया था अगर 100% होती थी तो ये पूरा कितना है 1, यानी एसोसिएशन के बाद है कितना 2, तो इसकी वैल्यू कितना आती थी 0.5। और इसमें देखते हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगी, आई इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट्स अपन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो नॉर्मल हमारी कितना था 60 और एबनॉर्मल कितना है 120, तो कितना आ जाएगा, यानी 1/2, यानी 1 वैल्यू जो है कि 1/2 आ गई। इसे हमें समझना पड़ेगा कि जितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थे उस सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में नॉर्मल मतलब मॉलिक्यूलर वेट और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशंस जस्ट जो होता है वो इनवर्स रिलेशंस होता है ऑब्जर्व और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में। देखिए अभी हमारी चीज़ें क्या थी, अभी हमने पढ़ा आई इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखते हैं तो यहाँ उल्टा मिलेगी। उल्टा मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जर्व चीज़ें जो हैं हमारी ये है, जो नॉर्मल वाली है ऑब्जर्व वाली है, और जो हमने उसको कैलकुलेट या पता किया था हमारी वैल्यू ये थी। तो इसमें रिलेशंस इन्वर्सली कैसे हैं, पहले इसको जान लें कि मॉलिक्यूलर वेट और इसमें इन्वर्सली कैसे हैं। जैसे अगर हम एक चीज़ कहना चाहते हैं आपसे कि अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने पढ़ाया था P0 - PS अपॉन P0, तो ये वैल्यू थी x के, या हम कहते थे n/n+n। और जब हम इसको कहते थे डायलूट या वेरी डायलूट सोल्यूशन है तो n+n की वैल्यू बराबर n हो जाती थी। तो हमने कहा P0 - PS अपॉन P0 इक्वल टू हो गया n/n। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, कहेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सोल्यूट का है, अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का है। अच्छा बच्चों ये बताइए, अगर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये सॉल्वेंट का है, ठीक है, तो सोल्यूट की अगर देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कहाँ आएगा, नीचे। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेल्टा टीबी की बात करते हैं तो इसमें केवी था इनटू क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर इसको हटाते तो क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा। तो देखो टीबी का रिलेशंस में अगर आप देखते हैं या जिसके रिलेशन में देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कहाँ होगा, अगर ये वेट कहेंगे तो वेट हो जाएगा ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट कहाँ आएगा, नीचे, इनटू जो है मास ऑफ सॉल्वेंट का रहेगा किलोग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम में। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट और इसका रिलेशंस क्या है, इन्वर्सली रिलेशंस है। ऐसे ही डेल्टा टीएफ में लेंगे तब भी मॉलिक्यूलर वेट इसका रिलेशन इन्वर्सली रहेगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसमें देखते हैं, किसमें, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट में और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप देखा जाए जितने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं उसका रिलेशंस इन्वर्सली हो जाती है। सेम चीज़ें हैं, अगर आपने ये देखा है, अगर आप इसी चीज़ को देखते हैं या आप
यहाँ पे TF लेंगे तो यहाँ TF वाली बात आएगी। अगर आप ये लेते हैं तो ये क्या होता है CRT, और पाई को अगर CRT तो क्या हो गया N/V/RT। तो N/V यानी वेट अपान मालिकुलर वेट, तो मालिकुलर वेट भी इसमें, तो यानी जितने आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मालिकुलर वेट का रिलेशंस यहाँ भी वही होगा, वेट अपान क्या हो जाएगा मालिकुलर वेट्स इनटू वॉल्यूम या RT। तो मालिकुलर वेट और ये रिलेशंस इन्वर्सली हो जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पे ये चीज़ देखा गया है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं वो रिलेशंस देखेंगे तो ये रिलेशंस में रिलेशंस आएगी इन्वर्सली। तो इसीलिए किताब में ये बात लिखी होती है NCERT में कि जो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इन चीज़ों को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम अभी देख रहे थे तो जो वो चीज़ आती थी हमारी वहाँ तो रहती थी ऑब्जर्व। तो अगर यही वाली हमारी क्या है, ये हमारी चीज़ है ऑब्जर्व और ये हमारी है कैलकुलेटेड चीज़ें, इसी को नॉर्मल को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व, और ये वाली हमारी क्या है नहीं, ये जो है नॉर्मल मोलर मास। तो ये हो गई हमारी ऑब्जर्व बोली तो है, क्लियर कर देते हैं। ये वाली पार्ट हमारी हो गई ये, क्योंकि ये हमारा हो गया ऑब्जर्व और ये हमारी हो गई कैलकुलेटेड जो नॉर्मल बात आई थी। तो अब जो है रिलेशंस उल्टा हो गया, क्योंकि सब में पढ़ते थे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान जो है कैलकुलेटेड। यहाँ क्या होगी मालिकुलर वेट का इन्वर्सली रिलेशंस। देखिए जो एबनॉर्मल थी वहाँ पे हम सब में ऑब्जर्व अपान कैलकुलेटेड लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे नॉर्मल यानी कैलकुलेटेड अपान जो है ये नॉर्मल, तभी वैल्यू आएगी। अगर आप पलट करके लिख देंगे तो 1/2 नहीं आएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था अगर 100% होती है तो 1/2 आना चाहिए। तो ये बातें आपको बच्चों ध्यान होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है आपको दिखती हैं कि इसमें कि साफ साफ कि नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। तो वो हम 60 लिए थे तो हमारे कितनी दिख रही है 120, इसका मतलब अब नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि हम भाई 60 दिए हैं 120 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है क्योंकि ये अब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपान एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रखना पड़ता है। अब यही चीज़ें अगर आप देखते हैं डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिसोसिएशन में आपको जो है NCERT में जाएंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी जो विजुलाइज होती है। उन्होंने कहा कि मालिकुलर वेट अगर हम देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि NCERT में देखेंगे, NCERT में एक लाइन लिया है KI का, यानी इन्होंने NCERT बुक जो है मेरे पास है इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया है KCl का लिया है। KCl को जब आपने इक्वस में डाला था तो ये टूट जाएगा, तो क्या बनेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर यहाँ पे 1 मोल लेते हैं तो यहाँ भी जो है 1 मोल ये बनेगा और 1 मोल ये बनेगा। तो NCERT में एक बात कहा कि अगर हम 2 मोल KCl का लेते हैं, यानी इसको जोड़ के तो 2 मोल KCl का लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट NCERT में बोला है 74.5, जोड़ लीजिए इसका जोड़ लीजिए, कहा जाता है कि 74.5 इतना ग्राम हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट कहानी है। जब हमने 2 मोल लिया था तब कह रहा मॉलिक्यूलर वेट जो है ये है, और अगर हम इसका 1 मोल कर दें यानी आधा मोल कर दें यानी KCl का, तब इसका मतलब है कि नियर अबाउट इसका हाफ, तो 2 तिहाई 6, ये अगर डिवाइड कर देंगे तो 25 इतना ग्राम। ये NCERT ने बोला है कि अगर हम 2 मोल KCl यानी इन दोनों मोल को हम जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट इतना आता है। अब अगर हम इसका आधा कर देते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आधा हो जाता है। इसका मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर इसको सिंपली जानिए, सिंपल तरीके से, कि अगर हम मान लो KCl लिए थे, पानी में डाले थे, तो ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। ठीक है, तो हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट पूरा देखा, तो हमने इसका जोड़ लिया पोटेशियम का और इसका मॉलिक्यूलर 35.5 और करीब करीब 39, यानी हमारे पास ये आ गया 74 के आस-पास 5 ग्राम आ गया। जब इसको हमने पानी में डाला तो हमने तुम्हें कहा कि भैया अगर हमने तुम्हें ये दिया है तो ये बताओ पानी में क्या, तो आपने जान लो 1 मोल हम आपको दिए तो आपने इतना मॉलिक्यूलर वेट बता दिया। लेकिन जब हमने कहा कि उसमें से निकाल के दिखाओ तो उसमें सॉल्यूशंस के अंदर भी K है Cl है,
तो उसमें से अगर आप निकालते हैं तो हो सकता है K पॉजिटिव आ जाए, Cl आ जाए। तो ये ऑन एवरेज मान लिया गया कि यार जो अगर ये अलग अलग की बातें कहने से अच्छा है कि ऑन एवरेज जो इसकी बात होगी वो उसी के आधा हो जाएगी, यानी 37.25 ये जो है इतना ग्राम के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ऑन एवरेज की बात कह दिया। तो जब भी आप आई की चीज़ निकालेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। बदल क्या जाएगी? जैसे हमने पढ़ा कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटेड करके, लेकिन जब आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें कहेंगे नॉर्मल मोलर मास, जो आपने शुरुआत में लिया था उसकी बात, मोलर मास, ठीक है, अपन क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे I इक्वल टू हमने कहा कि डेल्टा टी बी, तो यहाँ क्या कहते हैं? ऑब्जर्व। यहाँ क्या कहें? डेल्टा टी बी किसका? कैलकुलेटेड। जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सब पे ऑब्जर्व अपन कैलकुलेट बात होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इन्वर्सली रिलेशंस है, तो यहाँ आप कहेंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये चीज़ें हैं इसके लिए। अब आपको मैं एनसीईआरटी में जो है एक एग्जाम्पल है वो बताता हूँ। ये लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई थी। एनसीईआरटी ने बताया कि अगर जो है, हमने बताया था ना कि अगर डिसोसिएशन के केस में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ये क्योंकि एनसीईआरटी बोला है कि 2 मोल लेते हैं तब मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना, अब जब हम 1 मोल लेते हैं तो उसका आधा हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है, ये चीज़ें तो आपको उसमें दिख रही है, किसमें? एसोसिएशन के केस में साफ साफ दिख रहा है कि भैया हम एसिटिक एसिड 60 दिया, हमें 120 मिल रहा है, एम नॉट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे विजुलाइज नहीं कर मिलता है आयंस के केस में, यानी डिसोसिएशन के केस में। क्योंकि आप खुद सोचेंगे यार कि 2 मोल है, ठीक है दिख रहा है, तो इसका जब 1 मोल करेंगे तो इसका आधा का मतलब ये चीज़ है। यहाँ मैंने दिखाया कि अगर आप एक चीज़, जैसे आपने हाथ डाला पानी इसमें से निकाला तो पोटेशियम निकला, तो ये अनुमान लगा जाती है कि इसका आधा मिला होगा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं होता है, लेकिन इसका हाफ जो एनसीईआरटी भी कहती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा विजुलाइज करिएगा बस। अब आओ देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन से। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का 2.12 है, अच्छा सवाल है। जो चीज़ बोला है उसको पढ़ते देता हूँ और क्या क्या दिया है उसको लिख देता हूँ। कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड्स, यानी बेंजोइक एसिड जो है 2 ग्राम है, तो यानी आपका जो W दिया है वो कितना है? 2 ग्राम। कह रहा है कि डिजॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन है वो आपका है 25 ग्राम। कह रहा ऑफ सो दी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, यानी डिप्रेशन है, यानी डेल्टा TF है, कितना दिया है? 1.62 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दिया होगा। नहीं, 1 मिनट, KF नहीं दिया, ये केल्विन टेम्परेचर दिया, सॉरी। क्या दिया है? ये टेम्परेचर केल्विन लेते हैं, कितना दिया है? 1.62 केल्विन दिया है। कह रहा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये आगे दिया है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये है, यानी KF यहाँ दिया है, कितना दिया है? 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये है। वो डेल्टा TF ने डिप्रेशन दिया था। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, यानी आपका अल्फा या एक्स पूछ रहा है, अल्फा या एक्स जो भी मानना है ये पूछ रहा है कि क्या होगा, क्योंकि जब इसको डालेंगे तो क्या बन जाता है? डाइमर। तो आओ देखते हैं बच्चों बहुत अच्छी तरीके से। डाइमर बनाने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि डाइमर नहीं बना था तब उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो आपके पास फार्मूला है, क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू छोटा w इंटू 1000 डिवाइड बाई m, यानी मॉलिक्यूलर वेट, इंटू W, यानी किसका है? सॉल्वेंट का। ये ग्राम में दिया होगा, रखिए इससे। तो डेल्टा TF जो है कितना है? 1.62, KF कितना दिया है? 4.9, ये कितना दिया है? 2, ये है 1000 डिवाइड बाई m, ये मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और ये दिया है 25। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 यानी 40। m को इधर ले आइए, तो m इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.9 इंटू 2 इंटू 40 डिवाइड बाई 1.62। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की चीज़ दी है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो करीब करीब इसकी होती है वैल्यू
241.98 ग्राम पर मोल, इतना दिया है, ये साफ करके आएगा। तो ये चीज़ें हमने किससे लाया, मॉलिक्यूलर में एक्सपेरिमेंट से लाया हूँ। किससे किया हूँ, ये जो चीज़ें आपकी आई है वो एक्सपेरिमेंट से आई है, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है, एक्सपेरिमेंटल कहेंगे मोलर मास है, ये रहा। अब अगर अभी आपने कहा कि जब इसको डालते हैं तो इसका क्या बन जाता है, डाइमर। तो देखो भैया ये नीचे बोला है कि फॉर्म डाइमर। तो अगर हम C6H5COOH को अगर हम इसको डालते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ये बात बता चुका हूँ, तो C6H5COH का होल ट्वाइस डाइमर बन जाएगी। अगर ये 100% एसोसिएशन तो आई वैल्यू हमारी आ जाती, तो ये 100% तो हुआ नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वर्ड है तो 100% नहीं हो सकता। तो आपको मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे आप, ऐसे कहिए, ये हमने बताया था, आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर में। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम 1 मोल लेते हैं तो शुरू में ये नहीं बना होगा, नहीं जुड़ा होगा, तो 0 रहा होगा। अगर मान लो इसमें से जब हम 2 मोल लेते थे तब 1 मोल बनता था, अब मान लो इसी में से कुछ पार्ट जाके बेंजोइक एसिड इससे जुड़ा होगा, यानी अल्फा बना, जुड़ गया होगा, तो ये कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। लेकिन यहाँ पे खेल है, क्योंकि जब 2 लिए थे तब 1 था, जब 1 लेंगे तो ये जो भी बन जुड़ेगा क्या होगा, वो आधा वैल्यू होगी। नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से समझाता हूँ। अगर जब हम जब 2 मोल लिए थे तो यहाँ कितना दिख रहा है, 1। हमने इसका आधा कर दिया, कितना कर दिया, 1। तो शुरू में 1 मोल लिया तब ये 0 था। इसमें से जो भी टूटेगा, वो जो भी यहाँ पे जुड़ेगा वो आधा रहेगा, क्योंकि 1 मोल से स्टार्ट किए हैं तो आधा रहेगा। अब आती है आपकी आई की बात। आई बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ाया कि ये वांट ऑफ फैक्टर का है आफ्टर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखिए इसमें क्या बताया था, तो क्या होगा आपका, ये रहा α/2, एक तो ये हुआ होगा, साथ में क्या है 1 माइनस अल्फा भी है इसमें से, क्योंकि ये दोनों हो रहा है ना, टूटा भी है और ये चीज़ें क्या है, तो ये कहेंगे शुरू की इनिशियल की बात थी, तो कहेंगे इनिशियली, यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये कहेंगे इनिशियली बात है, और अगर ये एट इक्विलिब्रियम पे हुआ होगा, क्योंकि ये कहानी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगी, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आई की वैल्यू क्या निकल के आई, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये यही चीज़ मैंने बताया था कि आई की वैल्यू आई थी 1 माइनस अल्फा/2। यहाँ सॉल्व कर ले, या पहले लिख लीजिए इसको कि 1 माइनस अल्फा ही है। देखो हम इसको फिर से लिखता हूँ, हम लिखता हूँ आई बराबर क्या, ये खींचा आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो कितना है इसमें, ये भी और साथ में ये भी है, तो यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, ये रहा। और शुरू में कितना लिए हम, 1, तो ये हो गया 1, ये हुआ। तो अब जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस अल्फा है, तो अल्फा है, अल्फा/2 हटाना तो कितना बचेगा, अल्फा/2, ये आ गया। ये तो आपकी वैल्यू हो गई आई, ठीक है। अब एक चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि हमारे पास जो आई है, हम यहाँ पे आई की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारी चीज़ निकल आएगी। तो मैं आपको मिटाता हूँ और आई की वैल्यू दिखाता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी हम आपसे पूछा जाए कि आपको हम बेंजोइक एसिड कितना दिए थे, तो कहेंगे भैया मिलाने से पहले कहानी क्या थी, तो देख लीजिए। तो बेंजोइक एसिड अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको निकालो, 12 छक यानी ये हो गया 12 एक कार्बन का इंटू 6 प्लस 5 प्लस ये हो गया 12, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन 13, यहाँ 13 कर लीजिए, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, ये हो। तो 12 छक 72 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 32, ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 3 8 2 10 और 2 12 3 1 4 7 4 यानी 122, ये आ गया। तो हम जो है आपको 122 दिए थे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है ये वाला, हमारे पास तरीका है। तरीका क्या है, यहाँ आई के रखने के लिए आई बराबर क्या पढ़ाया था एबनॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ लिखो आई बराबर कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास अपान क्या पढ़ाया था, नॉर्मल मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा/2। यही अल्फा में निकालना है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या कहेंगे, जो एबनॉर्मल चीज़ थी, तो यानी आप एक चीज़ आप इसे और कह सकते हैं कि आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आई इक्वल टू था
एक मिनट, इसकी जो फार्मूला हमने बताया था आपको बच्चों, फार्मूला हम इसको सही कर देते हैं करेक्ट। क्या फार्मूला था इसका, एनसीईआरटी में बताया था, अब नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मोलर मास अपान अब नॉर्मल मोलर, इसको सही कर लो। क्या था, ये उल्टा हो गया है। इसकी बातें आप कहेंगे आई बराबर थी तो कहेंगे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपान था एब नॉर्मल, ये पढ़ा चुका, अभी लिखा चुका हूँ, एब नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। ये इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि हम चीज़ें, तो देखो मेरी ये बात निकल के आई है, ये होना कितना चाहिए मेरे पास 122। हम जब इसको इसमें सॉल्व किए थे, इससे हमें करेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं, ये सॉरी ये निकाले हैं, तो ये निकल के आया है, तो एक निकल चुका, एक हमको पता है, तो इस पर रख देते हैं, तो ये रहा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू, ये फार्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपान एब नॉर्मल। तो नॉर्मल मेरा कितना आया है, नॉर्मल मेरा आया है ये 122, तो कहेंगे 122 अपान एब नॉर्मल कितना है 24.98 इजकल टू, ये आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे जो दिया था मैंने उससे m निकाल लिया, और बेंजोइक एसिड मिलाने से पहले उसको, तो ये हमारा तो अपना चीज़ है ना, नॉर्मल वाला है, और जो हमने इससे कैलकुलेट करके लाया एक्सपेरिमेंट से, वो एम नॉर्मल निकल के आया, क्योंकि नॉर्मल हमारा कितना होता है 122, और ये कितना है जस्ट डबल, यानी ये वाला है, लेकिन जस्ट डबल ये नहीं है, जस्ट डबल से थोड़ा कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज डिसोसिएशन यानी 100% वो नहीं जुड़ा होगा। आपको मैं यही समझा रहा हूँ, 100% नहीं जुड़ा है, तभी यहाँ पे कुछ कम आएगी। अगर 100% जुड़ा होता तो इसका जस्ट डबल होता। तो आपका फार्मूला था सब में आई बराबर ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपान कैलकुलेटेड, तो चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो उसमें वर्ड हम हेड लिखा था एबनॉर्मल, तो इसमें क्या हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको कहेंगे नॉर्मल मोलर मास अपान एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल क्या होगा, जो हमें पता है वो होगा, एबनॉर्मल क्या होगा, जो हमने कैलकुलेट करके देखा था इससे निकल के आया, यानी जिसका जैसे डबल हो जाता है उसे एबनॉर्मल कह देते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये रहा। तो इसको इधर लेके आओगे, यानी अल्फा बाई 2 यही कर लो, और ये कहेंगे 1 माइनस 122 डिवाइड बाई 241.98, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 241.98 माइनस 122 डिवाइड बाई 241.98 ये हो जाएगा। अब थोड़ा कम होगा, और इससे क्या करेंगे आप, जो ये अल्फ़ा बाई 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप इसमें से सब्सट्रेट कर लीजिए तो ये है 122.00, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, 11 में से 2 गए 9, ये 3 होएगा, तो 2 का 1, ये यानी नियर अबाउट इतना आएगा 119.98, और ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो बचा यहाँ अल्फ़ा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और साथ में 24198 के आसपास। जब फिर डबल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमें परसेंटेज में निकालना होगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्या है, ऐसे करीब करीब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.99 के आसपास, और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 99.9% के आसपास। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये जाएगा। तो बच्चों ये जो है आपके क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में दिया था, और ये मेरे पास एनसीईआरटी है, ये करीब करीब 2 होता है। तो ये जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चंस लगेगी, और इस पे हर साल जो है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट में हो, ठीक है। तो बच्चों आज तक यही रहेगा। अब आपको जो है नेक्स्ट चीज़ें जो है अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगी।